नमस्कार बच्चों, हमने पिछले वीडियो में आरंभ किया था लेसन 2 ध्वनि वर्ण तथा वर्तनी विचार। इसका लेक्चर नंबर 2 देखिए। 8th क्लास में आगे बिंदु तथा चंद्र बिंदु लगाने के नियम। जिन स्वर वर्णों की शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता है उन पर चंद्र बिंदु लगाया जाता है, जैसे अंगीठी, अंगड़ाई, आंकड़ा आदि। इनके ऊपर तो लगता है चंद्र बिंदु। किनके ऊपर? जिनके ऊपर कोई शिरोरेखा नहीं होती, यानी कोई ऊपर मात्रा नहीं होती। नीचे देखिए, जिन स्वर वर्णों के शिरोरेखा के ऊपर मात्रा चिन्ह विद्यमान रहता है उस वर्ण के ऊपर बिंदु लगाया जाता है, जैसे ईंट, ईंधन, खींचना, गेंद। यानी इनके ऊपर मात्राएं हैं, शिरोरेखा है, तो इनके ऊपर क्या लगेगा? अनुस्वार। और चंद्र बिंदु किसके ऊपर लगेगा? जिनके ऊपर कोई शिरोरेखा नहीं होती है। उसके बाद देखिए व्यंजनों के भेद। व्यंजन वे ध्वनियाँ होती हैं जिनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु के मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है, अवरोध उत्पन्न होता है। व्यंजन वर्णों के दो मुख्य आधार हैं। वर्णों के भेद के मुख्य दो आधार हैं। कौन कौन से हैं? उच्चारण स्थान तथा उच्चारण प्रयत्न। अब उच्चारण स्थान से क्या तात्पर्य है हमारा? मुख के ऊपरी जबड़े के वे स्थान जहाँ जीभ या निचला होठ पहुंचकर वायु के रास्ते में रुकावट पैदा करते हैं। जब हम कोई वर्ण बोलते हैं तो जब हमारी जीभ ऊपर जबड़े में टकराती है और वायु में रुकावट पैदा करती है तो ये उच्चारण स्थान का ही भाग बताया गया है। ये है वे स्थान कौन कौन से? ऊपर का होठ, ऊपर के दांत और वक्ष, यानी ऊपर के दांत के पीछे का कठोर भाग। इसको तालु भी बोलते हैं। तालु, मूर्धा, कंठ आदि ये हैं उच्चारण स्थान जो वायु में अवरोध पैदा करते हैं। इन स्थानों पर अवरोध होने के कारण जो व्यंजन उच्चरित होते हैं वे क्या कहलाते हैं? ओष्ठ्य, दंत्य, तालव्य, मूर्धन्य, कंठ्य आदि। अब ये उच्चारण स्थान हमारे कंठ्य। कंठ्य में कौन कौन से आते हैं? जो कंठ से बोले जाते हैं, जिसमें होता है कवर्ग। कवर्ग में 5 वर्ण आ जाते हैं, क, ख, ग, घ, अंगल। तालव्य, तालव्य में चवर्ग आता है और चवर्ग के बाद य और श भी आता है। मूर्धन्य, मूर्धन्य में टवर्ग आता है, ट, ठ आदि ये 5 वर्ण आकर के इसके बाद ड, ध और स, श षटकोण वाला। उसके बाद दंत्य, तवर्ग, इसके 5 वर्ण आते हैं। ओष्ठ्य में पवर्ग, इसके भी 5 वर्ण आते हैं। दंतोष्ठ्य जिसमें दांत और ओष्ठ दोनों का प्रयोग किया जाता है, वे होते हैं व और फ। और वर्च्य होते हैं स, झ, र और ल। स्वर यंत्रीय ह। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजन वर्णों के भेद कौन कौन से होते हैं? ये कई प्रकार के हो सकते हैं। यहाँ पर कुछ बताए गए हैं, वो देखिए। क भाग है उच्चारण अवयवों द्वारा किए जाने वाले अवरोध की प्रकृति के आधार पर है। पहले देखिए स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में उच्चारण अवयव यानी जीभ या निचला होठ ऊपर उठकर उच्चारण स्थान को स्पर्श करके वायु के मार्ग में बाधा पैदा करते हैं, वे स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं? वे अवयव कौन से हैं? जीभ या निचला होठ। जब हम कोई वर्ण बोले या तो जीभ ऊपर जाकर टकराए या नीचे वाला होठ ऊपर जाकर के ऊपर वाले होठ को या दांतों को जाकर के स्पर्श करें और उससे वायु के मार्ग में बाधा पैदा हो तो वे स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। वर्णमाला के अंदर 5 वर्गों के 25 व्यंजन ही स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। जो अभी ऊपर आए थे, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, त्वर्ग, पुवर्ग, ये 5 वर्ग हैं और 25 व्यंजन हैं, तो ये सारे स्पर्शी व्यंजन के अंदर आएंगे। उसके बाद है संघर्षी व्यंजन। कुछ व्यंजन वर्णों के उच्चारण में उच्चारण अवयव जीभ या निचला होठ उच्चारण स्थान का स्पर्श नहीं करते। स्पर्शी में तो स्पर्श करते हैं और संघर्षी में उनका स्पर्श नहीं करते, बल्कि उनके निकट तक आ जाते हैं
और दोनों के बीच इतनी कम जगह रह जाती है कि वायु घर्षण करती हुई मुख से बाहर निकल जाती है। वे संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। संघर्षी व्यंजन वर्णों के उदाहरण कौन कौन से हैं? स, श, ज, फ और ह। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन देखिए, इस वर्ग में य, र, ल, व ये आते हैं। इनके ये 4 वर्ण आते हैं। इनके उच्चारण में अन्य व्यंजनों की तुलना में अवरोध की मात्रा बहुत कम होती है। इनमें से य और व अर्ध स्वर कहलाते हैं, यानी इनको आधे स्वर बोलते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में उच्चारण अवयव व्यंजनों की तुलना में कम तथा स्वरों की तुलना में अधिक ऊपर उठते हैं। अतः इन्हें न तो व्यंजन कहा जा सकता है और न ही स्वर। भाषा विज्ञान में इन्हें अर्ध स्वर कहा गया है। कौन कौन से वर्ण को? य और व वर्ण को अर्ध स्वर कहा गया है। र के उच्चारण में जीभ मुख के बीच में पहुंचकर आगे पीछे झटके से एकदम गिरती है, तो उसको क्या कहेंगे? लुंठित। र वर्ण के बारे में यदि पूछा जाए कि र वर्ण को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं लुंठित। ल के उच्चारण में जीभ की नोक मुख के बाहरी अगले भाग में स्पर्श कर एक ओर या दोनों ओर पार्श्व बनाती है, उनके निकट आती है, तो इसको बोलेंगे पार्श्विक व्यंजन। ल को क्या बोलेंगे? पार्श्विक व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन को 3 भागों में बांटा गया है, जो नीचे बॉक्स में दिखाए गए हैं। अर्ध स्वर में य और व, लुंठित में र और पार्श्विक में ल। उसके बाद देखिए 4 नंबर पर है अयोगवाह। हिंदी वर्णमाला में अनुस्वार तथा विसर्ग को अ स्वर का आधार लेकर क्रमशः अंग तथा अ के रूप में लिखा जाता है। अनुस्वार और विसर्ग को अ का आधार लेकर, अ स्वर का आधार लेकर किस में लिखा जाता है? अंग तथा अ के रूप में लिखा जाता है। विसर्ग लगेंगे तो अ बोला जाएगा, अनुस्वार लगेगा तो अंग बोला जाएगा। संस्कृत आचार्यों ने इन्हें अयोगवाह कहा है। किसको? अनुस्वार और विसर्ग को, क्योंकि इन दोनों व्यंजन ध्वनियों के चिन्हों को वर्णमाला में अ को आधार बनाकर अंग तथा ए के रूप में दिखाया गया है। व्यंजन होने के कारण इनका उच्चारण भी स्वर की मदद से ही किया जाता है। उसके बाद है 5वें नंबर पर उत्क्षिप्त। हिंदी के ड और ढ व्यंजन उत्क्षिप्त कहे जाते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से कहे जाते हैं? ड और ढ। इनके उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करके तुरंत नीचे गिरती है। जो ऊपर की तरफ हमारा दांतों के पीछे एक गड्ढा सा होता है, उसमें जाकर के जीभ टकराती है और एकदम नीचे आ जाती है, तो उस गड्ढे से को जो बहुत ही कठोर होता है उसको मूर्धा कहा जाता है। तो ड और ढ उत्क्षिप्त कहे जाते हैं, जो मूर्धा को टकराकर नीचे जीभ एकदम से गिरती है। तो यहाँ तक आपको इंटरनल क्वेश्चन आपको अपने बनाने हैं और उनके आंसर भी ढूंढने हैं और लर्न करने हैं। इसके बाद का लेसन आप अगली वीडियो में पढ़ेंगे।